भारतीय लोकतंत्र की नब्ज को अगर सच में समझना हो तो हमें उन जगहों पर जाना होगा जहां हर चुनाव में हवा का रुख बदल जाता है। और ऐसी ही एक जगह है राजस्थान का हनुमानगढ़। ये एक ऐसी सीट है, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि जनता का मूड कैसे बनता और बिगड़ता है। तो चलिए आज इसी स्विंग सीट के अंदर झांक कर देखते हैं, इसके पूरे ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले हनुमानगढ़ की जमीन और वहां के लोगों को जानेंगे, फिर देखेंगे कि जनादेश कैसे बदलता रहा। इसके बाद इस फैसले के पीछे के कारणों का विश्लेषण करेंगे। फिर बात होगी उन मांगों की जो अक्सर सुनी नहीं जाती, और आखिर में देखेंगे कि एक बेहतर शासन का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले वहां की मिट्टी और लोगों को समझना जरूरी है। तो ये है हनुमानगढ़। ये राजस्थान का एक अर्ध शहरी इलाका है। यहाँ की जिंदगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था सब कुछ जमीन से जुड़ा हुआ है। मतलब पूरी तरह से खेती पर निर्भर। मुख्य तौर पर कपास और गेहूं, यही वो फसलें हैं जो यहाँ के लोगों की जिंदगी चलाती हैं। 2,69,024 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो लोग हैं जो वोटर हैं, जिनके एक एक वोट से इस पूरे क्षेत्र की राजनीतिक तकदीर लिखी जाती है। और देखिए ये लोग कितने जागरूक हैं। अगर आप इस चार्ट को देखें तो 1993 में जहां सिर्फ 52% लोग वोट डालते थे, 2018 आते आते ये आंकड़ा 80% के भी पार चला गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि लोग अपने हक को लेकर, अपने भविष्य को लेकर कितने सचेत हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने ज्यादा लोग वोट डालने लगे तो नतीजों पर इसका क्या असर पड़ा। चलिए अब जरा आंकड़ों में उतरते हैं। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये पिछले 7 चुनावों की कहानी है। एक नज़र में ही साफ हो जाता है कि हनुमानगढ़ की जनता किसी एक पार्टी से बंध कर नहीं रहती। सत्ता कभी इस पार्टी के पास, कभी उस पार्टी के पास, और यहाँ तक कि एक बार तो निर्दलीय उम्मीदवार ने भी बाजी मार ली। मतलब सीट काफी वॉलेटाइल है। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई चुनाव कितना कितना ज्यादा करीबी हो सकता है? मतलब बिल्कुल कांटे की टक्कर। 2008 में हनुमानगढ़ ने इसका एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। सिर्फ 386 वोट। जी हाँ, 2008 में जीत और हार का फैसला बस इतने ही वोटों से हुआ था। लाखों वोट पड़े और अंतर सिर्फ इतना। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत क्या होती है। और फिर आया 2018 का चुनाव। यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार ने 37% वोट लेकर सबको चौंका दिया। इससे हुआ ये कि जो पारंपरिक वोट बैंक थे वो बट गए। इसने पूरे राजनीतिक समीकरण को, जिसे कहते हैं ना, सिर के बल खड़ा कर दिया। देखिए, जब वोट इतने बढ़ते हैं और हर वोट की इतनी कीमत होती है तो ये हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ाता है। एक नागरिक के तौर पर हमारा अधिकार सिर्फ वोट देना नहीं है, बल्कि एक सूचित, एक इन्फॉर्म्ड फैसला लेना है। भारत का संविधान हर व्यक्ति को गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि हम तथ्यों पर बात करें और एक स्वस्थ सार्वजनिक संवाद का हिस्सा बने। तो आखिर वो कौन सी वजह हैं, कौन से राजनीतिक ड्राइवर्स हैं जो हनुमानगढ़ के नतीजों को इतना अप्रत्याशित बना देते हैं? चलिए अब इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आता है जाति का समीकरण। देखिए, हनुमानगढ़ में लगभग 28% आबादी अनुसूचित जाति की है। इसके अलावा जाट और ओबीसी समुदाय की भी एक बड़ी संख्या है। जाहिर है ये इतना बड़ा वोटिंग ब्लॉक है कि कोई भी पार्टी इसे नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। दूसरा बड़ा फैक्टर है गांव और शहर का फर्क। आप देख सकते हैं, गांव के लोगों की चिंताएं अलग है। खेती, मंडी के मुद्दे, पानी की समस्या। वहीं शहर में रहने वालों के लिए नौकरी, युवाओं की बेरोजगारी और इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। दोनों की जरूरतें और प्राथमिकताएं एकदम अलग हैं। और ये 2018 के नतीजों का ब्रेकडाउन है। देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार को 37% वोट मिले, बीजेपी को 33% और कांग्रेस 24.6% पर रह गई। ये साफ दिखाता है कि तीसरे उम्मीदवार ने न सिर्फ दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ा, बल्कि कांग्रेस से भी ज्यादा वोट हासिल कर लिए। ये एक क्लासिक वोट स्प्लिटर का मामला है। लेकिन राजनीति सिर्फ जाति, धर्म और वोट प्रतिशत का खेल नहीं होती। इसके परे लोगों की अपनी शिकायतें हैं, अपनी मांगें हैं। तो अब जरा उन अनकही मांगों को सुनते हैं। ये एक आम आवाज है जो उस क्षेत्र से आती है। हमारी मेहनत ज्यादा है, जरूरतें कम। सुन कौन रहा है? ये सवाल बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि लोगों को लगता है कि उनकी असली समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जब हम इन समस्याओं को डेटा में देखते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है।
सबसे ऊपर हैं कृषि संकट और बेरोजगारी। ये दोनों हाई इंटेंसिटी मुद्दे हैं, मतलब ये वो परेशानियां हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही हैं। इसके बाद लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण के मुद्दे आते हैं। साफ है कि लोगों की चिंता अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर है। तो अब जब हमारे पास ये पूरा डायग्नोसिस है, ये सारी जानकारी है, तो सवाल ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक बेहतर शासन का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकता है, जनता का विश्वास कैसे जीत सकता है। सबसे पहले तो एक स्वॉट एनालिसिस करना होगा, अपनी ताकत यानी स्ट्रेंथ्स को पहचानना होगा, जैसे कि अनुभवी स्थानीय नेतृत्व या पार्टी का स्थापित बेस, और साथ ही अपनी कमजोरियों यानी वीकनेसेस को भी मानना होगा, जैसे हाल की चुनावी हार या सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा। फिर आते हैं बाहरी कारक। अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, जैसे कि बढ़ता हुआ वोटर टर्नआउट या नए गठबंधन बनाने की संभावना। और खतरे यानी थ्रेट्स क्या हैं, जैसे कोई मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार का खड़ा होना या राष्ट्रीय स्तर की किसी राजनीतिक लहर का असर। और जब हम इस तरह के डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो एक और बात महत्वपूर्ण हो जाती है, लोगों की प्राइवेसी। आज के दौर में जब डेटा इतना जरूरी है तो भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि हर नागरिक की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे और उसका इस्तेमाल उनकी सहमति से ही हो। ये सिर्फ एक कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर एक 90 दिन का एक्शन प्लान बनाया जा सकता है। देखिए, चुनाव से 90 दिन पहले आपको लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुननी होगी, नींव तैयार करनी होगी। 60 दिन पहले छोटी छोटी मीटिंग्स के जरिए लोगों को संगठित करना होगा। 30 दिन पहले रोजगार मेले जैसे कार्यक्रमों से अपनी कोशिशों में तेजी लानी होगी। और आखिर में चुनाव के दिन ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका वोटर घर से निकलकर वोट डाले। तो रणनीति का सार क्या है? इसका सार ये है कि डेटा को जीत में बदलना। और ये कैसे होगा? जब आप मतदाताओं की शिकायतों को एक एक करके व्यवस्थित तरीके से हल करेंगे और उनका भरोसा जीतेंगे। ये सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं बल्कि विश्वास अर्जित करने का प्लान है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इस डेटा के युग में क्या लोकतंत्र का भविष्य सिर्फ वोट जीतना रह गया है, या फिर ये गवर्नेंस की इंजीनियरिंग करने की तरफ बढ़ रहा है? एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां लोगों की समस्याओं को डेटा के जरिए समझकर उन्हें सुलझाया जा सके। सोचने वाली बात है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics.